हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब उसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं, उससे हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए का क्या मतलब हुआ? अगर लवली जी ने बोला कि भैया अगर लवला जी को वो नहीं देगी बर्गर फ्री में, तो अपने ससुर जी को भी नहीं देगी। मतलब कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं। व्हाट डज इट मीन कि एक बार अगर मैंने पॉलिसी बना ली तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अगर कोई एक अकाउंटिंग मेथड उसने फॉलो किया है, अब यहाँ पे ये एग्जांपल तो ये ह्यूमन मतलब अब मान सपोज कीजिए आपको एक्यूरल कॉन्सेप्ट या ऊपर मैंने एक पढ़ाया था आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, या रेवेन्यू का यहाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, या रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है, दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम में, एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा एक्यूरल। एक्यूरल मतलब हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ाया था, जो जो इनकम मैंने आज किया है और जो जो एक्सपेंसेस उसको करने के लिए लगा है उसको इसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। बट कैश बोलता है जब तक कि मुझे कैश नहीं आएगा तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब कैश अकाउंटिंग सिस्टम में जब जब कैश आएगा तब तब ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर एक बार आपने कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, क्या बोल रहे हैं, अगर कभी आपने एक मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया तो उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है, ये पूरे ईयर फॉलो होगा। फिर अगले साल आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे साल एक ही रहेगा। मतलब कि एक ट्रांजेक्शन के लिए कोई और मेथड, दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए कोई और मेथड नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इससे कंपैरेटिवली बनी रहती है। सपोज कीजिए मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू जब रिकॉर्ड करना था तो वो मैंने कैश बेसिस पे कर दिया कि जब जब खर्चा होगा, जब जब मुझे कैश आ जाएगा तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और खर्चा कर दिया एक्यूरल पे। अब तो इससे क्या होगा ना कि आपकी कंपैरेटिबिलिटी अच्छी नहीं बनेगी। दूसरा है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का कहने का मतलब मैं कंजर हूं। ये हम लोग जो बिजनेस पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर होते हैं, वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ? वो सुने हो ना, जब भी किसी एक सर्टेन बिजनेसमैन की शादी होगी ना तो वो बोलेंगे अरे भैया पैसे ही नहीं हैं, बहुत लोन हो गया। किसी से भी पूछो कैसा बिजनेस चल रहा है, खासकर मैं बनिया हूँ, हम लोगों में क्या होता है, जब भी आप पूछोगे कि कैसा चल रहा है, अरे बहुत दिक्कत है भाई साहब, घर बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, अरे ये तो अंग्रेजों के जमाने का है, सब टूटा पड़ा है, स्विमिंग पूल में भी खारा पानी डालना पड़ रहा है। मतलब कभी भी अच्छा नहीं बोलने का कि आप अच्छा कर रहे हो। मतलब एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब कोई अगर प्रॉफिट आने वाला है तो उसको हम बुक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई लॉस आने वाला है ना उसको हम बुक कर लेंगे अभी से कि भैया हम कंजर आदमी, आज ही लॉस हो गया। सपोज कीजिए मेरे ऊपर कोई केस कर दिया किसी ने, ठीक है, तो हम उसका एक फाइनेंशियल लॉस एक्यूमुलेट करके आज ही डाल देंगे, अच्छा भैया इतना तो मैं लॉस ही मानता हूं, लेकिन मुझे कोई ना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, मुझे पता है हो जाएगा, 100% भी पता है, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रूडेंट प्रिंसिपल, ठीक है। एक है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मतलब जितने भी मटेरियल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सब हम डिस्क्लोज करेंगे, हम किसी को भी छुपाएंगे नहीं। उसके बाद आता है मेटरलिटी प्रिंसिपल। मेटरलिटी प्रिंसिपल मैंने पहले भी आपको बताया था, सैंपल क्लास में भी बताया था कि वही इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है और जो डिसीजन मेकिंग में इंफ्लुएंस डालेगी उसको रिकॉर्ड करना है, नहीं तो बाकी सबको ग्रुप कर देना है। जैसे अगर आपके 500 करोड़ की कंपनी है तो आप ये 50-100 रुपए के जो एक्सपेंसेस है इसको मिसलेनियस एक्सपेंस की तरह ग्रुप कर दीजिए। और लेकिन अगर आपके पास 10,000 50,000 का एक्सपेंसेस है तो उसके लिए अलग हेड दीजिए। तो ये मैं आपको सैंपल क्लास में ही बताया था। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया आप प्रोफेशनल तरीके से आप वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो और जिसकी की रिलायबल एविडेंस है।
मतलब कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता था कि हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, कहाँ, लंका। फिर उन्होंने दिया बिल, किसको, राम जी का अकाउंटेंट को, कि सर इतना इतना पैसा देखिए, फ्लाइट का इतना पैसा हो गया, उसके बाद रास्ते में हमने उस राक्षस को मारा था, तो वहां पे इक्विपमेंट जो यूज हुआ ये हो गया, प्लस हमने जो वहां पे नेचर का जो मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ था उसको रिस्टोर करने का पैसा इतना हो गया। तो राम जी का अकाउंटेंट ने बोला कि लाइए बिल, ये बहुत अच्छा ये है, क्या बोलते हैं उसको, मीन्स अकाउंट वाले इसको समझ पाएंगे। उन्होंने बोला लाइए बिल, बिल किधर है, आपका फ्लाइट का खर्चा कहा था ना, वो तो मैं खुद उड़ के गया था, वो तो मेरी खुद की एनर्जी लॉस हुई थी। तो बोले अच्छा ठीक है, तो मुझे दीजिए, आपने राक्षस मारे तो उसका प्रूफ दीजिए कि भाई कौन कौन सा खर्चा हुआ। बोला सर प्रूफ तो नहीं है, प्रूफ नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी प्रूफ नहीं दे पाए इसीलिए पैसे भी नहीं मिले उनको। ये अरे यार मैं समझाने की वजह से बोल रहा हूँ, कोई अदरवाइज मत ले लेना, ठीक है। तो आपको पता है, आंखों से दिख रहा है कि हाँ हनुमान जी उड़ के गए, इतनी कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन जब तक बिल नहीं है तब तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो पर्सनल ओपिनियन पे या मैनेजमेंट या अकाउंटेंट बोलते हाँ हाँ ये खर्चा हो गया कर दो, क्योंकि जब आप सीएस बनोगे ना तो बहुत बार ऐसा होगा जब मैनेजमेंट आपको बोलेगी हाँ ठीक है, हाँ अरे मान लेते हैं आपका, मुझे मेरा नाम रितीश है, हाँ रितीश, अरे जरा वो 5,000 का देखो ना, मैं ये गया था बिजनेस के लिए तो वहां पे खर्चा हो गया, ठीक है वो जरा रिम्बर्स कर दो। आप बोलोगे सर मुझे चाहिए बिल, ठीक, बोले बिल तो नहीं है, तो बोले, नहीं हो पाएगा, सिंपल सा। ओके, इसीलिए ये कहावत है कि हर चीजों के बिल नहीं होते। ओके, बट आपको ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो रिलायबल जो यूजर है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट, आपका पर्सनल जजमेंट यूज मत करो उसमें, और कंपेरेबल होना चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए। अगर मान लो ये बोल दिया किसी ने कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मुझे 50,000 फ्लाइट के लग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ठीक, उसने बिल भी दे दिया, 50,000 का टिकट काट के दे दिया। आप बोलोगे क्या यार, ये 50,000 का बिल आपने दे दिया मुझे, इसको मैं क्या करूं। तो रिलायबल नहीं, क्योंकि जहां से सोर्स आएगा, मान लेते उसने मेक माई ट्रिप से दिया है या फिर किसी नॉर्मल एजेंसी का दिया है, तो आपको अगर मेक माई ट्रिप का दिया है तो रिलायबल है, किसी और एजेंसी का दिया है तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, रिलायबल बनाना पड़ेगा। और नहीं, अगर नहीं है तो मान लो XYZ टूर कंपनी ऐसे दिया विदाउट जीएसटी बिल, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये रिलायबल नहीं है। फिर फ्री फ्रॉम पर्सनल, मैं क्यों जज करूं आपने 50,000 का ट्रैवल किया है, या आपको पता है कि जबकि 10,000 मैक्सिमम खर्चे लगेंगे, मैक्सिमम 15,000 लगेगा अगर सिंगल डे भी बुक करेंगे इकोनॉमी। ओके, तो आपके पर्सनल जजमेंट से फ्री होना चाहिए, ठीक है कि हाँ ठीक है लगा होगा, हमको क्या करना है, पर्सनल जजमेंट नहीं करना है, और कंपैरेबल। अब आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे गए, वहां 50,000 की एक भी टिकट नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की 10 लाख की, द एक्सीडेंट अकाउंटेंट रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन द सप्लायर इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, सप्लायर इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, ना कि मैनेजमेंट के वर्ड पे कि हमने मशीन खरीद ली 10 लाख की, समझे। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल फॉलो करना है, क्योंकि आप कौन हो, जैसे कानून अंधा होता है, सीएस भी अंधा होता है, सीए भी अंधे होते हैं, जितने अकाउंट्स बन रहे हैं सब अंधे होते हैं। सबको क्या चाहिए, एविडेंस, एविडेंस के फॉर्म में उनको चाहिए होता है कुछ और चीज, आपको चाहिए होता है बिल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस है एक कन्वर्टिज्म, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर एंड मटेरियल। देखिए ऊपर वालों से ये लिया है, कंजर्वेटिज्म मतलब एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट बुक ऑल पॉसिबल लॉस, कंसिस्टेंसी इसी से निकाला है ना कन्वेंशन। देखिए ये जो आपको अभी आपने ये सब 5 चीज पढ़ी है, इसी से तो निकाला है अकाउंटिंग कन्वेंशन। आप पढ़ के देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अब देखिए हमारा ना जो अकाउंट्स बनता है ना, उसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने उसने दिए हैं, उसको इंड एस बोलते हैं, और जो वर्ल्ड में जो एक एक्सेप्टेड है उसको गैप बोलते हैं। अभी क्या है, इसका मर्जर वर्जर कर दिया है। अब पहले होता था क्या बोलते हैं उसको, हम्म, पहले इसका कुछ और नाम था,
आई एम फॉरगेटिंग इट, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जैसे नाम याद आएगा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब उस सबको मर्ज कर दिया है, मर्ज करके इंड एस बनाया है। और उसमें देखिए ये सारे जो है एजम्पशंस है। गोइंग कंसर्न मैंने आपको सिंपल क्लास में बताया हूँ, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी यार ऊपर अभी समझाया कंसिस्टेंसी क्या होता है। एक्यूरल, एक्यूरल आपको मैंने ऊपर समझाया था। एक्यूरल मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, ना कि जब कैश या रिसीव हो या पे हो। ये तीन इसके क्या हो गए, अकाउंटिंग एजम्पशंस, ये याद रखिएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगा, अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर वो एक और चीज है कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, अभी याद करना है तो करना है, इसमें क्या है, ठीक है। इसको तो आप कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से याद कर सकते हो, जीसीए, ठीक है, या सीएजी। सीएजी क्या हो गया आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चचा चार चीज बनती है मोस्टली। देखिए क्या होता है भाई लोग, जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं तो एक हो गया अकाउंटिंग, दूसरा हो गया एनालिस्ट पार्ट। जब मैं एनालिसिस करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट दूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या दूंगा वही यहां पे लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है पीएल। पीएल क्या बताएगा, इनकम या लॉस। दूसरा होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताएगी, हमको एक सर्टेन डेट का पोजीशन बताएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट उस पूरे ईयर में तीन चीजें हैं, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इसका पोजीशन बताती है। और नोट्स टू अकाउंट से एडिशनल डिस्क्लोजर देती है, जैसे कहीं केस हो गया या फिर आपने कौन कौन से इंडेक्स फॉलो किए हैं, क्या पॉलिसी फॉलो की है, वो सारी चीजें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देता है, पॉलिसी देता है, ठीक है। लेकिन आप जब अकाउंट्स बनाओगे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जर्नल, जर्नल के बाद आप बनाएंगे लेजर, लेजर के बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ये तीनों हो गया रिकॉर्डिंग करने का तरीका। अब यहां से एनालिटिकल पार्ट शुरू होगा। तो अब आएगा पीएल। पीएल क्या होगा, एक पीरियड के लिए, मतलब एक साल के लिए पूरा पीएल बनेगा कि एक साल में पूरा मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस है। बैलेंस शीट एक सर्टेन डेट को बनता है, उस सर्टेन डेट को हमारी क्या पोजीशन है, जनरली ये ईयर एंड का होगा, जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा। कैश फ्लो भी पूरे पीरियड का बनेगा, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी का कैश फ्लो देखेंगे। आगे पढ़ेंगे क्या होता है धीरे धीरे, इसलिए तो मैंने बोला था जब आप प्रैक्टिकल करोगे थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी और नोट्स टू अकाउंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको आती है। अब जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको समझ में तो आना चाहिए, सिंपल, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं, उसमें कुछ लिखो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आपका मान लेते हैं कि लवली जी का बर्गर का बिजनेस है, तो उनके एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो भी इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी। इस तरीके से रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया मेटरलिटी कॉन्सेप्ट है, रेलेवेंस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक तो मेटरलिटी कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, दूसरा क्या है ना, एक आप सपोज कीजिए ना कि रेलेवेंस का ऐसे भी आप कर लीजिए कि आपकी इंफॉर्मेशन ना हेल्प करे यूजर को ये अंडरस्टैंड में प्रॉफिट है, लॉस है, अलग अलग स्टेक होल्डर, जैसे लोन वाले हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो रेलेवेंस होना चाहिए। और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब वेरीफाइबल सोर्सेज से एविडेंस के बेसिस पे आपने ये बुक किया है, ना कि किसी के कहने पे। कंपेरेबिलिटी, आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो 2 साल का बनाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप जब भी देखेंगे 2 साल का, जनरली कंपनी के केस में आप देखेंगे 2 साल का होता है, कंपेयर करने में आसानी हो। और कंपेरेटिविटी किससे मैच करेगी, वो आपको जो कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल उससे मैच करेगा। पिछले साल भी आपने एक्रूअल बेसिस पे लिया था, इस साल भी एक्रूअल बेसिस पे लिया था, तब जाकर आप कंपेयर कर पाओगे कुछ चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह अब देखेंगे कल, ठीक है। देखिए ये सारा कुछ ना आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।